आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम साइंस में। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 45। यह वर्कशीट चैप्टर 5th पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में डिस्कशन का मेन टॉपिक है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की अचीवमेंट्स और उसकी लिमिटेशंस। स्टूडेंट्स, यह एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। स्टूडेंट्स, जैसा हमने अपनी पहली वीडियो में समझा था, जब मेंडलीव ने इस पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया, जब इसको बनाया, तो उस समय लगभग 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। 63 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे। Students, according to Mendeleev, and it is the law of Mendeleev periodic law के according, the properties of the elements are a periodic function of their atomic masses. जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके एटॉमिक मासेस का पेरियोडिक फंक्शन होती हैं। स्टूडेंट्स, ये मेंडलीव का पेरियोडिक लॉ है और ये एक इम्पोर्टेंट लॉ है बिकॉज ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप इसे अच्छे से समझ लें। स्टूडेंट्स, द टेबल कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम्स थे इस तरह, उनको ग्रुप्स नाम दिया गया, और जो हॉरिजेंटल रोज थी, हॉरिजेंटल लाइंस जो थी, उनको पीरियड्स नाम दिया गया। स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं इस पीरियोडिक टेबल की अचीवमेंट्स क्या थी। सबसे पहले यदि हम इसकी अचीवमेंट्स की बात करें तो मेंडलीव केप्ट सम ब्लैंक स्पेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट दैट वर येट टू बी डिस्कवर्ड। मेंडलीव ने अपनी टेबल में कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़े ऐसे तत्वों के लिए जो फ्यूचर में डिस्कवर होने थे। उनका ऐसा अनुमान था कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स और भी डिस्कवर होंगे, तो उनके लिए उन्होंने इस टेबल में ब्लैंक स्पेस छोड़े थे और उनको नाम भी दिया। उनका जो प्रिडिक्शन का नाम था, इक्का बोरॉन, इक्का एल्युमिनियम और इक्का सिलिकॉन। बाद में जब ये एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए तो इनको एक्चुअल नाम दिया गया स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो स्टूडेंट्स, आप एक बार देखें इस टेबल में, यहाँ आप देखेंगे ये है स्कैंडियम, जिसे इक्का बोरॉन नाम दिया गया था। ये है गैलियम, जिसको इक्का एल्युमिनियम, और ये है जर्मेनियम, जिसको इक्का सिलिकॉन नाम दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखेंगे ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर अभी लिखे हुए हैं, ये यहाँ पर डिस्कवर होने के बाद लिखे हैं, अदरवाइज इनके लिए यहाँ पर इस टेबल में पहले ब्लैंक स्पेस था। तो ये इनकी पहली अचीवमेंट थी। दूसरी अचीवमेंट थी, ही ऑल्सो प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स इवन बिफोर देयर डिस्कवरी एंड वर लेटर फाउंड टू बी करेक्ट। स्टूडेंट्स, जो इन्होंने पहले इनके जो प्रिडिक्शन थी कि बाद में कुछ एलिमेंट डिस्कवर होंगे, जैसे स्कैंडियम के लिए, गैलियम के लिए और जर्मेनियम के लिए, इनके लिए इन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज़ का भी प्रिडिक्शन किया था साथ में, और बाद में वो जो प्रिडिक्शन था वो सही था, सही निकला। जैसे आप देखें, इक्का एल्युमिनियम जो इन्होंने अनुमान लगाया था यहाँ पर, जो बाद में गैलियम के नाम से उस तत्व का नाम रखा गया, तो इनका ऐसी प्रिडिक्शन थी कि उसका एटॉमिक मास 68 होगा, और उसका जो एक्चुअल एटॉमिक मास बाद में डिस्कवर होने के बाद जो पता लगा वो था 69.7। मतलब आप देखेंगे लगभग समान है। लेकिन यदि आप बात करें फार्मूला ऑफ ऑक्साइड की और फार्मूला ऑफ क्लोराइड की, तो इक्का एल्युमिनियम के फार्मूला और गैलियम के फार्मूला बिल्कुल सेम है। तो इनकी ये भी प्रिडिक्शन उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर भी बिल्कुल सही थी। ये दूसरी अचीवमेंट थी। अब बात करें तीसरी अचीवमेंट की, जो इनकी थर्ड अचीवमेंट थी। स्टूडेंट्स, इसमें जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल फॉर्म की थी, उसमें कहीं उस समय क्या था, जो नोबल गैसेस थी उनको नहीं रखा गया, क्योंकि उस समय नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थी। लेकिन जब बाद में नोबल गैसेस डिस्कवर्ड हुई तो विदाउट डिस्टर्बिंग, मतलब उसको बिना छेड़छाड़ किए, उनमें लास्ट के ग्रुप में इन नोबल गैसेस को आसानी से रखा जा सकता था, ऐसी उसमें व्यवस्था थी। तो स्टूडेंट्स, ये थी इनकी 3 अचीवमेंट्स, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मेंडलीव टुक द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। जो उन जितने भी तत्व थे, 63 एलिमेंट्स थे जो हाइड्राइड और ऑक्साइड बनने वाले थे,
वो आप देख सकते हैं इस टेबल में इन्होंने पहले ही ऊपर टॉप पर प्री डिफाइन कर दिए, पहले से ही उनको लिख दिया कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा जो हाइड्राइड और ऑक्साइड बनेंगे वो ये फॉर्मूला उनका होगा। तो स्टूडेंट्स यह भी एक इनकी अचीवमेंट थी। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनकी लिमिटेशंस की, इस टेबल में क्या क्या कमियां थी। तो स्टूडेंट्स इस टेबल में भी लिमिटेशंस थी। वो पहली लिमिटेशंस यदि हम देखें तो मेंडलीव कुड नॉट असाइन ए करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन हिज पेरियोडिक टेबल। ये अपनी पेरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की सही पोजीशन को असाइन नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि बच्चों यदि हम देखें जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हैं वो एल्कली मेटल्स सोडियम, लिथियम, पोटेशियम इन सब से भी रिजेंबल करती हैं, और हेलोजन जो हैं, हेलोजन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनसे भी मैच करती हैं। यदि हम देखें यहाँ पर जो इनके बनने वाले कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन के, वो बिल्कुल एल्कली मेटल सोडियम के बनने वाले कंपाउंड्स के सेम हैं, एक जैसे हैं। और यदि बात करें हेलोजन की तो आप जानते हैं हेलोजन के जो एलिमेंट्स जैसे क्लोरीन Cl2, मतलब 2 परमाणु 2 एटम का एक मॉलिक्यूल होता है और इसकी एग्जिस्टेंस होती है। ऐसे फ्लोरीन F2, ऐसे ही सेम होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन भी 2 एटम की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एल्कली मेटल से मिलती थी और हेलोजन से मिलती थी। तो इन्होंने इसको स्पष्ट नहीं किया, इसकी पोजीशन को करेक्ट बताया नहीं कि इनको कहाँ पर इसको एक्चुअल में रखा जाए, इनको हेलोजन के साथ रखा जाए या इनको एल्कली मेटल्स के साथ रखा जाए। स्टूडेंट्स तो इनकी पहली लिमिटेशंस थी। यदि हम बात करें दूसरी लिमिटेशन की, यदि आइसोटोप्स की यदि हम बात करते हैं, स्टूडेंट्स आप जानते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। स्टूडेंट्स अब इन्होंने जो मेंडलीव ने पेरियोडिक टेबल में अरेंज किया, उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे किया। अब यदि हम एटॉमिक मास के बेस पे करें तो अकेले हाइड्रोजन को इस पेरियोडिक टेबल में 3 जगह अरेंज करना पड़ेगा, एटॉमिक मास 1 पे, एटॉमिक मास 2 पे और एटॉमिक मास 3 पे। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि, और ये अकेला हाइड्रोजन है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स हैं। तो इन आइसोटोप्स को कैसे अरेंज करें, इससे तो पूरी टेबल डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये इनकी दूसरी लिमिटेशंस थी कि आइसोटोप्स को अरेंज नहीं कर सके। थर्ड है द एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन ए रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट। इन्होंने एक के बाद बढ़ते हुए क्रम में एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। इन्होंने पहले हाइड्रोजन को रखा, उसके बाद हीलियम है। यदि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और हीलियम का 2 है तो हो सकता है कोई ऐसा एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर हो जिसका एटॉमिक मास 1.5 हो, तो इसको कहाँ रखा जाएगा फिर? तो स्टूडेंट्स इसलिए ये भी एक कमी थी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रखने पर उन जो बाद में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स थे उनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था, और ये भी नहीं बताया जा सकता था कितने एलिमेंट्स इन दोनों के बीच में डिस्कवर हो सकते हैं। स्टूडेंट्स अब इनकी तीसरी और एक इम्पोर्टेंट लिमिटेशन की बात करें, एक बड़ी कमी की बात करें, तो हमने पढ़ा कि इन्होंने बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में इनको रखा एलिमेंट्स को। तो आप यहाँ पर देखिए, ये है निकिल और ये है कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकिल से ज़्यादा है, तो क्यों कोबाल्ट को पहले रखा गया जबकि कोबाल्ट को तो इस हिसाब से पीछे रखना चाहिए था? तो स्टूडेंट्स ये भी एक कमी थी कि निकिल को इन्होंने पीछे रखा, बाद में रखा, कोबाल्ट को पहले रखा। तो स्टूडेंट्स ये थी मेंडलीव पेरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस और अचीवमेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स अब इस वर्कशीट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट है हु इज नोन एज फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल, विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड ही यूज टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन हिज पेरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल इज मेंडलीव। मेंडलीव को ही पेरियोडिक टेबल का जनक कहा जाता है। और इन्होंने किस प्रॉपर्टी का यूज किया? ही यूज इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। एटॉमिक मास को इन्होंने एलिमेंट्स को उसमें यूज किया। दूसरा है मेंडलीव केप्ट सम ब्लैंक स्पेसेस इन द पेरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट्स दैट वर येट टू बी डिस्कवर्ड, नेम दोज एलिमेंट्स एंड व्हाट वर द नेम गिवन टू देम। मतलब मेंडलीव ने जो प्रिडिक्शन की
कि कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो उनके क्या प्रिडिक्टेबल नाम थे और बाद में एक्चुअल नाम क्या थे। तो स्टूडेंट्स ये हैं प्रिडिक्टेबल जो थे, एक का बोरॉन, एक का एल्युमिनियम और एक का सिलिकॉन, और इनके जो बाद में एक्चुअल नाम दिए गए स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो स्टूडेंट्स ये है आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आप इसमें पहले भी इस वीडियो में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से भी आप समझ चुके हैं और इस मेंडलीव की अचीवमेंट्स को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस भी हम जान चुके हैं, हाइड्रोजन की पोजीशन करेक्ट नहीं थी, आइसोटॉप्स को अरेंज नहीं कर सके, और जो मेन थी कि निकिल को कोबाल्ट से बाद में रखा गया, जबकि निकिल का जो एटॉमिक मास है वो सबसे कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मेंडलीव कुड नॉट असाइन ए करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल, व्हाई। तो स्टूडेंट्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन रिजेंबल्स द प्रॉपर्टी विद बोथ with alkali metals as well as हेलोजन्स। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एल्कली मेटल्स और हेलोजन दोनों की तरह होती हैं, इसलिए इनकी जो पोजीशन है उसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल था, और उन्होंने इसको डिफाइन नहीं किया कि इनको हेलोजन के साथ रखा जाए या इनको एल्कली मेटल्स के साथ रखा जाए। हम आगे अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन की सही पोजीशन क्या थी और बाद में मॉजले ने अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको कहाँ पर रखा। तो स्टूडेंट्स यह थी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस, अचीवमेंट्स को समझा, साथ ही साथ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स को भी जाना। तो स्टूडेंट्स यदि यह वीडियो आपको इस वर्कशीट को समझने में हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।